हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है सक्सेस प्लानर पर। और हम आपको पढ़ा रहे थे मोशन चैप्टर, और आज हम पिछले क्लास में जितना पढ़ाए थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफिकली हम उसको दिखाएंगे और उससे हम एनालिसिस करके इक्वेशंस को फिर से समझेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में। तो चलो बच्चों, एक बार देखते हैं ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, कुछ बच्चे मान लो नहीं जानते हैं, तो थोड़ा उनको लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक बार आप थोड़ा सा रिमाइंड करो, इस तरह से आपने ग्राफ पढ़ा होगा। ग्राफ में आपने जो हॉरिजॉन्टल आपका जो ये एक्सिस है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो आपका ये वाई एक्सिस, जो आपका ये वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन, इसी को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जिस तरह आप नंबर लाइन पढ़े हैं, जैसे यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, तो ये ओरिजिन होता है, जैसे उसमें 0 होता है नंबर लाइन पर। और नंबर लाइन का राइट तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट तरफ क्या होता था, नेगेटिव। सेम सिमिलर वे में ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ हम क्या लेते हैं बच्चों, नेगेटिव लेते हैं। ऊपर पॉजिटिव फिर नीचे, तो देखो इधर पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ, और ठीक इसके अपोजिट आपका नेगेटिव होगा। ठीक इस तरफ आपका नेगेटिव हो जाएगा और इस तरफ राइट तरफ आपका ये पॉजिटिव में होगा। तो किसी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते थे, कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे प्लेन में, तो हम रिप्रेजेंट करते थे, जैसे मान लो आप सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपका कोई भी प्लेन में आप कोई भी पॉइंट दिखाओगे, तो मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट 3 है और -2 को हमको लोकेट करना है। सबसे पहले हम प्लस में लेकर सीखते हैं। एक पॉइंट हम ए ले लिए, एक बी पॉइंट ले लेते हैं, 3 - 4 ले लेते हैं। कैसे हम इसको लोकेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर ये जो आप 3 देख रहे हो, ये 3 ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं। ये -4 दूसरा वाला जो होता है, ये होता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक उल्टा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, एंड द वाई कोऑर्डिनेट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इस तरह से जब हम इसका डिफिनेशन समझ जाएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करना कितना बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। तो हम पहले ए को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो बाबू देखो ये 3 है, तो 3 क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से 3 यूनिट हमको क्या जाना है, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये 3 के पीछे में आप देखो क्या है, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर 1 2 3 ले लेंगे, यहाँ चले आए हम 2। ये हो गया आपका क्या, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, है ना। तो एक्स एक्सिस से हम 2 ऊपर चले जाएंगे, देखो यहाँ पर 1 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए। अब चूंकि ये यहाँ है तो इसका देखो इससे इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फिर ये इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर जहाँ पर ये कट करेगा वहीं पर हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को लोकेट कर देते हैं 3,2। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया। इसी तरह हम बी पॉइंट को लोकेट करेंगे, तो ये फिर एक्स कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस से जो ये वर्टिकल लाइन है, इससे 3 यूनिट हम इधर आ गए। फिर -4 है, तो ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो आपको किधर जाना है, नीचे जाना पड़ेगा, है ना। फ्रॉम आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखो इधर क्योंकि एक्स एक्सिस में नेगेटिव तरफ है -4, तो इस तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं आपका 3 आपका हो गया ये, और -4 हो गया आपका इधर, सॉरी -2 -3 यहाँ ले लेते हैं, और ये -4। तो यहाँ आकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका -4, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका बी पॉइंट। तो इस तरह से हम पॉइंट को लोकेट करना हम सीख लिए। अब हम इसी का मदद लेकर हम ग्राफ का निर्माण करेंगे, और फिर उसका मोशन वाले ग्राफ को देखेंगे कि जिस तरह से उसमें ग्राफ बनता है, और उसके प्रॉपर्टीज वगैरह हम सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम मिटाते हैं इसको और आगे का हम देखते हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, मान लेते हैं कि कोई गाड़ी वगैरह है और जहाँ जितना भी हम कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ वगैरह जो हम यहाँ पर बना रहे हैं, हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए बना रहे हैं। मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, पूरे पीरियड ऑफ टाइम में क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं। इस तरफ आपका वाई एक्सिस की तरफ हम v को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को ले लेते हैं। ठीक है, मानकर चलते हैं कि शुरुआत में कोई गाड़ी आपका चल रहा था कि कोई इनिशियल स्पीड ले लेते हैं u, x मान लेते हैं उसको। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरुआत में आपका ए पॉइंट हम मान लेते हैं, u स्पीड से गाड़ी चल रहा था कितने टाइम पर, 0 सेकेंड में। जब हम देखते हैं तो गाड़ी चल रहा था u से। अब क्या हुआ कि एक कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका, कुछ देर के बाद आपका v स्पीड हो जाता है टाइम t पर जाकर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपका u 0 है, मतलब 0 टाइम पर आपका वेलोसिटी u था और टाइम t पर कितना, कुछ समय के बाद आपका वेलोसिटी हो जाता है बढ़कर v। यहाँ u मान लेते हैं और यहाँ आपका हो जाता है v। इसको इस तरह से लोकेट कर लेते हैं v। ये आपका हो गया पॉइंट, ये a पॉइंट था। यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, u0, b पॉइंट, यहाँ पर आपका हो जाएगा v। इसको हम टाइम में लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। देखो गौर से आप ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो यहाँ ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक गौर से देखो आप, इस पॉइंट को यहाँ पर A मान लिए हैं, B, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। अब देखो ये C पॉइंट आप निकाल सकते हो क्या, ये C पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट होगा U होगा और ये आपका T हो जाएगा। टाइम T पर आपका ये टीम पर जो है आपका ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका C का। तो गौर से देखो आप, इस दौरान C से B के दौरान जो आपका एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या निकलेगा आपका एक्सेलरेशन, v माइनस u अपॉन में क्या हो जाएगा आपका टाइम t। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम कितना है, t है। तो a बराबर हमने मान लिया v माइनस यू अपॉन t हो गया आपका। ठीक है, अब गौर से देखो आप जो डिस्टेंस, अब यहाँ पर हम कोशिश करते हैं डिस्टेंस निकालने की। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, डिस्टेंस निकालने की। तो आप गौर से देखो, ये आपका हो गया v माइनस यू अपॉन टी। अब हम करते हैं, यहाँ पर देखो गौर से आप यहाँ 0 मान लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी हो गया आपका। अब s बराबर हम निकालते हैं, तो हमने सीखा था कि s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमने सीखा था। ये इक्वेशन हमने लाया था और ये भी एक लाया था इक्वेशन, u प्लस वी अपॉन बटा 2, मतलब अपॉन 2 इंटू टी। इस तरह से भी हमने इक्वेशन लाया था। ठीक है, तो हम यहाँ यही इक्वेशन फिर से लाएंगे ग्राफ के आधार पर, ग्राफिकल एनालिसिस के आधार पर उस मोशन को हम यहाँ पर करेंगे जनरेट। तो एक काम करते हैं हम, ये जो आपका ये चित्र बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, हम इसका एरिया निकालते हैं और देखते हैं कि इस एरिया से क्या, मतलब हमको क्या प्राप्त होता है सिंपली। तो ये हम एरिया जो निकालेंगे बच्चों, इस पूरे एरिया को हम जब कैलकुलेट करेंगे, तो आप गौर से देखो ये एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को समलंब बोलते हैं। ट्रेपेजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। और इसका हमने फार्मूला पढ़ा है गणित में, क्या होता है 1/2 हाफ क्या होता है, लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स और इनटू परपेंडिकुलर हाइट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ऐसे हमने पढ़ा था a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पर आप हाफ ले लो
और यहाँ पर गौर से देखो ये पैरेलल तो ये दो हो जाए ना, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा u, और यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट आपका v है, तो v हो जाएगा इसका लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक y एक्सिस वाला, क्योंकि y एक्सिस पर हमने वेलोसिटी लिया है। और हाइट देखो बाबू, हाइट इसका ये हो जाएगा, और देखो ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टाइम t डिनोट कर रहा है हाइट का। तो आप गौर से देखो, आपने ये इक्वेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि s बराबर हमने पढ़ा था कि नहीं, हाफ u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। तो हम ये इक्वेशन तो पढ़ चुके हैं पहले भी, और देखो ये यहाँ से भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है। और इसी में जब v के जगह पर आप रख दोगे, एलिमिनेट v को करोगे u प्लस ए टी, तो आपको कौन सा इक्वेशन मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा यहीं पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब आपके एग्जाम में आपको ये दे दे कि डिराइव द मोशन ऑफ इक्वेशन अप्लाइंग द ग्राफ एनालिसिस, या आप थ्रू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बोल दे, तो आपको यही करना है, ग्राफ क्रिएट करना है, और ग्राफ के बाद आपको करना क्या है, एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के बाद आपका इक्वेशन आ जाएगा, और इसी इक्वेशन से आपको सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट करके टर्मों को आप 2-3 इक्वेशन आराम से बना सकते हो। इसी इक्वेशन में आप टाइम की जगह टाइम को एलिमिनेट कर दोगे तो वही इक्वेशन आपका आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन आ जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका ये इक्वेशन भी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करने वाली क्या बातें हैं, यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं और उसका हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कितना चेंज हुआ है उस दौरान, उस टाइम इंटरवल में, वो क्या हो जाएगा आपका कैलकुलेट ऑटोमेटिक हो जाएगा विदाउट फार्मूला। यदि आपको डाटा दिया हो, फार्मूला से बनाएंगे, इक्वेशन से बना लेंगे। यदि आपका ग्राफिकली आपका डाटा दिया हो तो आप ग्राफ क्रिएट करोगे, और ग्राफ का क्या करोगे आप, ग्राफ में आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्रिएट करने के बाद आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो भी एरिया आएगा उस क्या कर लेंगे, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और वही क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलो बच्चों इसको नोट करके लिख लेना, ठीक है। हमने सीख लिया ये, हमने सीखा क्या सीखा कि वेलोसिटी एरिया अंडर, ऐसे लिख लो, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है, गिव्स क्या देता है बच्चों, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। ये कितना उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है उस टाइम ड्यूरेशन में, वो डिस्प्लेसमेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। बस आपको क्या कर लेना है, एरिया निकाल लेना है। और एरिया कैसे निकालते हैं, जिस तरह का फिगर आएगा, ज्योमेट्रिकल फिगर, आप मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कैसे एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल्स आ जाएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, स्क्वायर आ जाएगा तो साइड स्क्वायर कर देना, ट्राइंगल आ जाए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना, और यदि ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज आ जाए तो हाफ इंटू क्या करना है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये कर देते हैं। वो फॉर्मूला आपको याद ही है। तो इस तरह का किसी भी आपका कॉम्प्लेक्स फिगर भी आ जाए, और यदि उसमें आप पार्ट वाइज उसको क्या तोड़ लेना, और उसका फॉर्मूला लगाकर आप उसको जोड़ दोगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला नोट। ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है, आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि हमने ग्राफ बनाया,
इस पर हम टाइम को तो हमेशा क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हम एस से डिनोट करते हैं, इसको हमेशा हम कहाँ लेंगे, आपका वाई एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, चलते हैं मानकर कि टाइम 0 पर डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0 था। फिर कुछ समय के बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ऐसे करके हम ले लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तब हम इसको जब जैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से भी कुछ मिलेगा, कुछ हमको फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा क्या? जरूर मिलेगा बच्चों। मानकर चलते हैं यहाँ भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से देखो आप। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कि आपने स्लोप पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। स्लोप क्या होता है, एक बार थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि मान लो कि आपका इस तरह से, आपने जैसे ढलान वगैरह देखा होगा, गाड़ी वगैरह को चढ़ाते समय आपको नीचे से जब आप ऊपर फाउंडेशन पर ले जाते हैं तो इस तरह का स्लोप बना होता है, ढलान बना होता है। ठीक है, और गाड़ी को इस तरह से मोटरसाइकिल वैसे ऊपर ले जाते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये स्लोप कितना ये तिरछा है, कितना ऊपर है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ एक थीटा मान लेते हैं, एंगल मानकर चलते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट होता है, ये परपेंडिकुलर हाइट मान लेते हैं, इसको हम P मान लेते हैं। और यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए यहाँ पर जो एंड हो रहा है इसको हम B मान लेते हैं। तो ये स्लोप जो होगा, ये स्लोप, ये यही इस P अपॉन ये B, ये यहाँ तक जो आपका लेंथ है, एक्स एक्सिस वाला लेंथ, जो वाई एक्सिस और इसके रिस्पेक्ट में जो B जो ये रेशियो होगा, यही आपको स्लोप दे देगा बच्चों। और इसको भी एक नाम दिया गया है ऐसे टाइन थीटा करके, ये थीटा के टर्म में इसको करते हैं। अभी आप 10वीं क्लास पे जाओगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे, इसी चैनल पर आप जाना, ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो आपका डाला हुआ है, वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री में आप फर्स्ट क्लास बस देख लेना, 9th क्लास के बच्चे के लिए उतना सफिशिएंट है। वहाँ पर आपको इस स्लोप के बारे में जानकारी मिल जाएगा। वहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो के बारे में पढ़ते हो, 6 फंडामेंटल रेशियोज है, उसमें से एक टाइन थीटा भी एक रेशियो है, उसी को फिजिक्स की भाषा में स्लोप बोला जाता है बच्चों। बस इतना आपको बता दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा, किसी 2 पॉइंट को ले लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो इसको मिलाते हैं ऐसे करके, एक छोटा सा एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मान लेते, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम मान लेते हैं इसको Y, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं Y, और यहाँ से ये आप A B यहाँ C मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं X। तो ये जो आपका स्लोप होगा, यहाँ थीटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा, ये स्लोप क्या आ जाएगा, y अपॉन x। आप देखो y के अलोंग जो क्या है आपका s है, जो चेंज हो रहा है, यहाँ से लेकर मान लेते हैं कि यहाँ y है आपका, यहाँ s2 मान लेते हैं, यहाँ s1 ये पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका s1 यहाँ भी हो गया आपका। ठीक है, तो गौर से देखो आप, यहाँ टाइम जोन देख लेते हैं, यहाँ t1 मान लेते हैं, यहाँ टाइम t2। तो y का मान यदि हम रखें तो क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1 अपॉन क्या, t2 माइनस t1। मतलब क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, डेल्टा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ट्राइंगल जैसे लिखे इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा s अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा t। ठीक है, तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसी स्लोप, ये डेल्टा s अपॉन डेल्टा t चेंज इन क्या, डिस्प्लेसमेंट। और इस डेल्टा t को क्या बोलते हैं, चेंज इन टाइम, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो। आप याद करो, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने सीखा था, डिस्प्लेस अपॉन टाइम क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी। बड़े मजेदार है यार। अब यहाँ से देखो आपने स्लोप निकाला और आपको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रहा है। तो यदि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे, या पोजीशन, इसको हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, इसको पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ आपको दिया रहे या आप डाटा दिया रहे, तो आप क्या कर लेना, वहाँ से, वहाँ उसके स्लोप से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं, एक नोट, आप नोट बनाकर लिख लेना नीचे में कि क्या, स्लोप
ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स क्या वेलोसिटी। ये आपका वेलोसिटी कौन प्रदान करेगा? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वही आपको क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसी पॉइंट को बोलते हैं। और यहाँ पर ऐसे आप टेंजेंट खींचना ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है, और इस तरह से इसको खींच देना। यहाँ पर होगा थीटा, तो वहाँ पर इस थीटा का वैल्यू निकाल कर, और जैसे ही आप टाइन थीटा का वैल्यू निकालोगे, यहाँ पर एकदम बहुत छोटा सा आपका ट्रायंगल बनता है, वो दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर बनना है, क्योंकि आप एक सेकेंड मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, मतलब एट अ टाइम मोमेंटरली आप निकाल रहे हैं, तो स्वाभाविक है वहाँ पर जो चेंज होगा बहुत इनफिनिटेसिमली बहुत स्मॉल होगा वो, तो वहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो बहुत छोटा होगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा, ये टाइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? आपका स्लोप हो जाएगा। और यही स्लोप क्या दे देगा? आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। तो इस तरह से यदि हमारे पास ग्राफ हो, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हम किसी दो टाइम इंटरवल के बीच, पैसेज ऑफ टाइम के बीच हम क्या कर सकते हैं? आप आराम से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, और आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पर टेंजेंट खींचते हैं और उसका स्लोप हम टाइम थीटा से क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं बच्चों, तो आपको मिल जाता है वेलोसिटी। तो चलो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका ये दो ही ग्राफ इंपॉर्टेंट था इसमें, अब थोड़ा सा देखते हैं। तीसरा होता है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा? आप तो जानते हैं, जो कुछ भी हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं सब में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो ये तो सिंपल है। अब हम क्या करेंगे इसमें? एक्स एक्सिस पर हम टाइम को ले लेंगे बच्चों, और एक्सेलरेशन को हम वाई एक्सिस पर ले लेंगे। ठीक है, और चूंकि एक्सेलरेशन टाइम कितना भी जाए इधर, एक्सेलरेशन हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं शुरू में एक्सेलरेशन आपका ए था और टाइम बीत रहा है, हर जगह आपका क्या है? कांस्टेंटली है, एकदम दिखाएगा आपको। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल आपका ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। ओके, ये आपका, आप यदि इसका एरिया निकालोगे, तो ये आप जैसे इसका एरिया निकालते हो किसी टाइम टी तक, तो देखो ये एक्सेलरेशन इनटू क्या हो जाएगा? आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, और ये इम्पल्स का प्रदान करता है। ठीक है, आगे जाकर इसके बारे में आप पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, चलो बच्चों, हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर ग्राफ को हमने पढ़ लिया है। 3 ग्राफ हमने पढ़ा। कौन कौन सा ग्राफ पढ़ा था? हमने पढ़ा, पहला ग्राफ पढ़ा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने हमने देखा कि एरिया क्या देता है इसमें। एरिया आपको क्या प्रदान करता है? बताओ। आपको डिस्प्लेसमेंट प्रदान करता है। डिस्प्लेसमेंट प्रदान करता है। दूसरा हमने देखा क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो होता है स्लोप, इसमें एक स्लोप आपको क्या प्रदान करता है? ये स्लोप आपको प्रदान करता है वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी प्रदान करता है। और तीसरा हमने देखा था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसमें आपको यहीं तक आपको पढ़ना है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ज़्यादा आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, आप ये दोनों मस्ट है, इसको आप याद रखना अच्छे से। ठीक है, इसको आपको मस्ट है, आपको याद रखना ही रखना है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लेना। ये आपका समरी हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते समय जैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे, तो आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए? एरिया के ऊपर।
और यदि पोजीशन टाइम ग्राफ दे तो आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, स्लोप के ऊपर। अब देखते हैं कि नॉन यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ना हो, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, तो उसका ग्राफ कैसे बन सकता है, उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किसी भी फिगर का हो सकता है, उसका शेप किस तरह का होगा, ये रेंडमली कॉम्प्लिकेटिव होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, लेकिन ये रूल तब भी आपका फॉलो करता है। उसमें भी एरिया निकालने की कोशिश करेंगे और स्लोप निकालेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में, और हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो ये रूल वहाँ भी चलेगा और ये रूल आपका यूनिफॉर्मली वाला में चलेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दोनों तरह के मोशन में आपका ये रूल फॉलो होगा 100%। हम करते हैं कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एक दो सवाल हम देखते हैं। मान लेते हैं कि सवाल लेते हैं हम कि हमने क्या किया कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बनाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, इस पर हम वेलोसिटी ले लिए, इधर हमने टाइम ले लिया। देखो बच्चों, वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ बना इस तरह से गया है, फिर इस तरह बना और फिर ये ऐसे बन गया। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका वेलोसिटी है 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और यहाँ हम टाइम देखा है, टाइम देखते हैं तो यहाँ टाइम हो रहा है 5 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर अब थोड़ा देर क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होते होते यहाँ तक 8 मीटर पर सेकंड हो गया है, और फिर ये कांस्टेंट है। यहाँ पर आपका वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका कांस्टेंट हो गया। यहाँ मान लेते हैं 10 सेकंड, यहाँ से लेकर 5, ये आपका 15 सेकंड मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जाकर 20 सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 हो गया टाइम, तो यह टाइम 15 सेकंड में। यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी फिर क्या हो गया, 0 हो गया है। देखो ऐसे डिक्रीज होते होते वेलोसिटी क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब हम क्या करते हैं, आपको पूछा जाएगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आपसे इस पूरी पीरियड ऑफ टाइम में आपसे अब डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। आप कैसे निकालोगे, तो आप याद करो, आपने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है अंडर जो कर्व होगा इसके अंदर, वो आपको क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता था। तो ठीक हम वही करेंगे यहाँ पर, और फिगर को हम समझेंगे ये फिगर किस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर है, उस अनुरूप हम क्या कर लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसका एरिया का। तो आप गौर से देखो, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, ये सिंपली एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम का एरिया हम निकाल लेंगे। ये एरिया ही हमें क्या दे देगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, और ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट, और हम यहाँ निकाल लेंगे इसका ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का एरिया होगा, यहाँ पर देखो ये पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगा, ये 15 में से आप 5 को घटा दोगे, यहाँ से 15 में से इस 5 को, तो इस बीच का ये आ जाएगा आपका, ये 10 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उस 10 को ले लिए, और देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपका कितना हो गया, 20 सेकेंड, इसको ले लिए। और देखो हाइट, देखो गौर से, आपका ये हाइट क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका, तो ये 8 कर दिए हम। आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 4 जा 8, आपका ये कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, आपका हो जाएगा 120 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे टाइम में उस गाड़ी ने या उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, 120 मीटर तय किया है। जनरली जो गाड़ियां वगैरह चलती है, आपको उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे तो इसी तरह का बनता है। शुरू में 0 वेलोसिटी होता है, फिर हम एक्सेलरेट कराते कराते उसको क्या करते हैं, बहुत बड़े वेलोसिटी पर लेकर चलते हैं, फिर हम बहुत देर तक क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट रखते हैं, और फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाकर उस गाड़ी को हम रोक लेते हैं। तो उसका जो आप बनाओगे तो आपका जनरली क्या बनता है, ट्रेपेजियम ही बनेगा आपका। चलते हैं, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे एक और हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको फिर दिया हुआ है, इधर आप वेलोसिटी को ले लो, इधर आप टाइम को ले लो। यहाँ इस तरह का मोशन दिया हुआ है कि शुरू में 0 था, ऐसे जाकर यहाँ पर 8 मीटर सेकेंड, यहाँ ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर कितना है आपका, ऐसे करोगे तो
यहाँ 10 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर ये गाड़ी क्या होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और घटते घटते यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पर 8 सेकेंड और यहाँ मान लेते हैं 12 सेकेंड, 12 सेकेंड मान लेते हैं बच्चों। अब आपको फाइंड क्या करना है इस केस में, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। फिर वही काम करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको क्या करना है, आपको एरिया ले लेना है। यही एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा सिंपली। तो इस बार क्या है, इस बार ट्रेपेजियम नहीं बन रहा है, इस बार क्या बन रहा है आपका ट्राइंगल बनना है। गौर से देखो, एरिया अंडर कर्व लेते हैं, ये क्या बनना है आपका ट्राइंगल बनना है सिंपली। तो आपको एरिया ले लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है। यही आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा और ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा हमको। और एरिया ऑफ क्या होता है, हाफ हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, बेस। देखो बेस कितना है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, सॉरी, इसको 12 को लिखो। और हाइट कितना हो गया आपका, ये देखो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो इसको लिखो 2 पंचे 10, तो 12 पंचे कितना होगा 60 मीटर हो जाएगा। तो इस बार इस केस में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है गाड़ी ने, 60 मीटर आपका तय हुआ है। अब हम चलते हैं अगला सवाल एक और देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब एक सवाल और ले लेते हैं, क्वेश्चन 3। इस बार हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ हम ले लेते हैं। इस तरह से एक गाड़ी है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो बनता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का, वो स्ट्रेट लाइन में बनता है। उसका लाइन क्या हो जाता है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों। तो ये ऐसे इस तरह से बन रहा है, यहाँ तक मानते हैं कि ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं आपका दिया हुआ है कि 10वें सेकेंड में आपको दिया हुआ है कि 10 सेकेंड में इसका जो है डिस्टेंस कितना दूरी तय किया था इन्होंने, ये मानकर चलते हैं 10 मीटर। 10 सेकेंड में इन्होंने मान लेते हैं 20 मीटर दूरी तय किया था, 10 सेकेंड में जाकर 20 मीटर दूरी तय किया है। और अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ ए तक, यहाँ 0 मान लेते हैं या ओ मान लेते हैं, ओ से लेकर ए तक पूरे पीरियड ऑफ टाइम में आपको पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप लोगे तो ये स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और स्लोप कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया आपका, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, सॉरी, वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हर एक पॉइंट पर आपका देखो स्लोप, आपका टेंजेंट खींचोगे तो एक ही लाइन पूरे पॉइंट से क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा, यहाँ पर स्लोप लोगे तो हम आपको बताए थे, ये जो पॉइंट होगा आपका, कौन सा पॉइंट होगा आपका 10,20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 0। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम वाला है ये कितना लेंथ हो जाएगा आपका 10। तो आपको बताए थे ये स्लोप कितना निकलेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो सामने का हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ ले लेंगे आपका अलोंग वाई एक्सिस, और फिर परपेंडिकुलर हॉरिजेंटल वाला ले लेंगे लेंथ, और ये इसको काटेंगे तो आप कैंसिल आउट करो, ये 2 हो गया। ये जो स्लोप 2 आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं, ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपका वेलोसिटी ही है। ये वेलोसिटी हो गया आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी निकल कर आ गया। तो ग्राफ दिया रहे, सबसे पहले डाटा से ग्राफ क्रिएट करेंगे, और ग्राफ से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आपका यदि पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो स्लोप निकाल कर हम क्या कर लेंगे, वेलोसिटी, और यदि आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो वहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से और भी आपके एनसीईआरटी या अदर बुक्स जो आप पढ़ते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स आप करना, और आपका क्या हो जाएगा, सारा सवाल अब आपका बन जाएगा। अब थोड़ा सा हल्का आपका लास्ट टॉपिक रह गया है, 2 मिनट 3 मिनट में हम उसको भी खत्म कर देते हैं।
चलो बच्चों, अब आपका लास्ट टॉपिक है इस मोशन चैप्टर का, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, ये क्या होता है आपका? तो वृत्तीय गति हमने आपको थोड़ा सा बताया होगा। इसमें क्या होता है आपका? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a सर्कुलर पाथ। यही क्या होता है आपका? किसी भी सर्कुलर पाथ पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, आपका मूव करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। कई सारे बच्चे या उनके पिताजी वगैरह, जब कभी आप बाइक पर सवार होकर कहीं घूमने गए हो, तो कहीं ना कहीं आप टर्न लेते होंगे। वहाँ पर आप देखना वो क्या होता है, टर्निंग पॉइंट जहाँ से आप टर्न लेते हो, वहाँ पर थोड़ा सा क्या बन जाता है? पोर्शन सर्कुलर मोशन का बन जाता है। आपने किसी भी, जैसे हमारा पृथ्वी जो है, सर्कुलर पाथ पर हम मानकर चलते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। सन को चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सर्कुलर पाथ पर। अब किसी ऑब्जेक्ट को धागा से बांध लेना और ऐसे करके उसको इस तरह से आप रोटेट करना, देखना वो जो किस तरह से मोशन होगा, उसका सर्कुलर मोशन होगा। इस तरह से सर्कुलर मोशन का होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको आप किसी धागा से, स्ट्रिंग से, आप थ्रेड से आप बांध लो और इसको ऐसे रोटेट कराओ, तो देखना इसका इस तरह से एक स्पीड होता है भी, ठीक है। और ये आपका पाथ हो गया, इस पाथ पर ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस पाथ को हम बोलेंगे कौन सा मोशन में है? ये सर्कुलर मोशन में है ये। और हम इसका देखते हैं, तो देखो इसका एवरेज स्पीड होता है। तो ये एवरेज, इसका हम ये डिस्टेंस जो होगा हर समय क्या होगा? ये फिक्स्ड होगा। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑलवेज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये सेंटर है, और यहाँ से फिक्स पॉइंट से दूरी होगा हमेशा, हर मोमेंट पर ये डिस्टेंस कितना होगा? कांस्टेंट होगा, ये आर होगा। आपने मैथ में पढ़ा होगा, एक सर्किल का क्या होता है? रेडियस होता है। अब इस रेडियस को इस रेडियस मान लो, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी, यहाँ जो एवरेज स्पीड आप निकालोगे, तो ये अब क्या, हम एवरेज स्पीड में क्या लेते थे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये टोटल जो डिस्टेंस होगा यही तो होगा सरकम लेंथ ऑफ क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस आप कैलकुलेट कैसे करते थे? सरकमफ्रेंस 2πr करते थे। तो ये हो गया आपका सरकमफ्रेंस, परिधि हो गया, और ये आपका टाइम हो गया। तो यही एवरेज स्पीड हो जाता है आपका 2πr/t। अब हम इसमें और एक चीज देखते हैं, इसमें एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। किसी भी सर्कुलर मोशन में आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगता रहता है। इसको आप तब ऑब्जर्व करोगे, आपको फील होगा जब आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हो और वो सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर रोड पर आपका मोशन कर रहा है, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको लगेगा कि आपको जो है ना, बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और आपका जो है शरीर किधर झुक जाएगा? बाहर की तरफ, सेंटर से जस्ट अपोजिट आप फील करते हो। तो यही जो आप बाहर की तरफ आप में एक फोर्स क्रिएट होने लगता है, यही आप किसके कारण ये फोर्स क्रिएट होता है? यही एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण होता है। तो यहाँ पर जो मान लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक किसी टाइम पर भी है, तो इसके तरफ जो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन जो होता है इसका वैल्यू होता है v²/r। इसको आप उच्चतर कक्षाओं में जाओगे तो इसको आप डेरिवेशन आपको मिलेगा, वहाँ इसे प्रूफ करके सीख सकते हो। यहाँ पर केवल आपके बुक्स में इसका डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम जस्ट इसको ऐसे याद रखेंगे कि सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। केंद्रीय त्वरण। और इसका वैल्यू क्या होगा? v²/r। तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ ऐसा एक्सेलरेशन किसमें होगा? सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसे आप याद रखना, जब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, और वहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के थ्रू जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स।
और ये हम आपको ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में भी पढ़ाएंगे और अगली कक्षाओं में हम इसको देखेंगे अच्छे से। तो आपका क्लास यहीं पर एंड हो जाता है। आप इतना चीज़ों को याद रखना, न्यूमेरिकल्स लगाना, एनसीईआरटी को पढ़ना और जहाँ जहाँ आपको न्यूमेरिकल्स मिले, क्वेश्चंस मिले उसको आप करना। जो ग्राफ आपको बताए हैं उस ग्राफ में जहाँ जहाँ आपको ग्राफिकल क्वेश्चन मिले, ग्राफ वाले उसे सोल्व करने की कोशिश करना। जो आपको कहीं पर दिक्कत हो तो फिर से वीडियो को आप गौर से देखना। उसके बाद भी कुछ क्वेरी रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम आपको इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।